प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान राष्ट्रों को रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय की आवश्यकता। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग जिस सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण समझते हैं उसको भी टांग खींचने लगते हैं। जैसे आज इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने के बाद भी सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन विषय का हमारे देश में ये कंडीशन है कि ना तो अधिकांश हमारे कॉलेजों में है। अब छोटे कॉलेजों की बात छोड़ दीजिए, इंटर कॉलेजों में भी लगभग 1-2-3% में भी देखा जाए तो 2-3% कॉलेजों में होंगे। डिग्री कॉलेज में डिग्री स्तर भी देखा जाए तो हर कॉलेजों में नहीं है, हालांकि हर विश्वविद्यालयों में भी नहीं है। मित्रों, जहाँ तक हम वरीयता देते हैं, आज नहीं तो कल अगर इंसान के बारे में हम लोग अध्ययन करें, इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ें, तो इतिहास में ज़्यादातर मानव इतिहास ही युद्धों का इतिहास रहा है। अक्सर ये मानव स्वभाव होता है कि एक मानव जो पावरफुल हो जाता है तो दूसरे की स्वतंत्रता को, एकता को, अखंडता को, यहाँ तक कि दूसरे की सुरक्षा को भी खतरे में डालने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो आज की कंडीशन ये है, जहाँ तक इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा, कम से कम सुरक्षा मामले में हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। हम लोग भले कह देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है, लेकिन फिर भी प्राथमिक दायित्व में फालतू के सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिनका जो है देखा जाए तो राष्ट्र के जीवन में विशेष योगदान नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो भी आज, जैसे सैन्य विज्ञान हमारा, इसकी कंडीशन यही है कि एक उपेक्षित जैसा हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्तमान राष्ट्रों को रक्षा स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय क्यों जरूरी है। हालांकि हम लोग भारतीय हैं, इसलिए भारत के संदर्भ में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हर देशों में क्या कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। हो सकता है आज के जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट जो है अनिवार्य रूप से कार्य कर रहा हो, ये हो सकता है। फिलहाल हम जो कुछ भी यहाँ पढ़ेंगे वो भारत के संदर्भ में ही इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट हम जो है प्रयास करेंगे। एक राष्ट्र को अपना यह सब्जेक्ट सैन्य विज्ञान क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा यह सब्जेक्ट केवल सुरक्षा के बारे में ही जानकारी नहीं देता। राष्ट्रीय सुरक्षा के विचारक और युद्धों का इतिहास पढ़ने के बाद, महान विद्वानों का इतिहास पढ़ने के बाद एक राष्ट्र की संपूर्ण आवश्यकता, संपूर्ण जरूरतें हमारी ये सब्जेक्ट जो है कर सकता है। तो ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम इसका अध्ययन करते हैं और चलते हैं अपने हम पॉइंटों पर। ठीक है, चलिए इसमें तो पहला पॉइंट हमने लिया है, वर्तमान समय में हमारे देश में रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय को महत्व कम दिया जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसका कारण क्या है कि शायद इस विषय के महत्व को गंभीरता से सोचा नहीं गया होगा। यदि हम अपनी सुरक्षा को अपना प्राथमिक हित मानते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय को दूसरे विषयों से इतना महत्व कम क्यों दे रहे हैं। यह विषय उपेक्षित सा हो गया। उपेक्षित का मतलब जैसे मेरा है कि हर विश्वविद्यालयों में, हर कॉलेजों में, छोटे कॉलेज हो चाहे बड़े कॉलेज हो, हर महाविद्यालयों में, हर कॉलेजों में ये हमारा विषय नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, जिस प्रकार हम इतिहास से सीख लेते हैं कि राज्यों की विभिन्न अच्छी और लाभदायक नीतियों को अपनाते हुए हम आगे बढ़ें, जिन खतरों से हम पर मुसीबतें आई उसकी जानकारी एवं बचने के तरीके जन जन को होना चाहिए। मित्रों, सुरक्षा हमारा, जैसे हमने कहा, प्राथमिक दायित्व है, तो हमें सुरक्षा के तरीके, यौद्धिक परिस्थितियां, अन्य बहुत सारी परिस्थितियां, तो ये चीज़ हमारे जन जन यानी जनता को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा कुछ परसेंटेज व्यक्ति, कुछ परसेंटेज लोग ही इसके बारे में जाने। ठीक, तो ये तो सत्य है कि आज के युद्धों में, आज की सुरक्षा व्यवस्था में हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितना महत्व सैनिकों का होता है उससे कम महत्व असैनिकों का नहीं है। ठीक, बल्कि यूं कहा जाए कि सैनिकों से ज़्यादा महत्व हमारे असैनिकों का है या नागरिकों का है, क्योंकि युद्धों का खर्च, वाहन सब वही करते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है हमारा, मानव जीवन का इतिहास ही युद्धों का इतिहास है। इतिहास से हमें यह देखने को मिला है कि लोगों ने किसी भी अच्छी लगने वाली चीज़ों को निर्मित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे छीनने का प्रयास किया है। मित्रों, यहाँ पर हमारी अच्छे लगने का मतलब, जैसे देखा जाए
तो धन हो, महिलाएं हो, राज्य हो, जिसको जो कुछ अच्छा लगा उसको उन्होंने युद्ध के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया या दूसरों से छीनने का प्रयास किया। एक राज्य को निर्मित करना और दूसरी चीज है एक बफे बफाए राज्य को दूसरे से छीन लेना। ये शॉर्टकट तरीका है राज्य की प्राप्ति का, और इतिहास में यही होता भी रहा है। यही तीन चीजें हैं जिनके लिए इतिहास में अधिकांश युद्ध हुए हैं: राज्य, धन और महिलाएं। महाभारत, रामायण, इसमें देखा जाए तो इसमें महिलाएं भी हैं, राज्य भी हैं। रामायण का युद्ध, रावण का युद्ध मात्र जो है माता सीता के कारण हुआ था। महाभारत का युद्ध, इसमें द्रौपदी का अपमान हुआ था। राज्य का बंटवारे में भेदभाव और राज्यों को एक दूसरे के हड़पने की नीति, ये सारी चीजें इसमें लागू हैं। ठीक, तो इतिहास में ये सारे युद्ध हुए हैं जिनके प्रमुख रूप से यही तीन उत्तरदायी होते हैं कि इन्हीं के कारण युद्ध ज्यादा होते हैं। चाहे आल्हा उद्दल का युद्ध ले लिया जाए, ठीक, चाहे इतिहास या बाहर वाले आक्रांता जो हमारे यहाँ आए उनको ले लिया जाए, तो इन कारणों से युद्ध सदा अनिवार्य रूप से होते रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी जनता को इतने महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देना चाहिए। ठीक, और अगला जो पॉइंट है, जिस प्रकार अर्थशास्त्र विषय राष्ट्र के विकास में सहयोग देता है, जिसका प्रयास यही होता है कि राष्ट्र धन धान्य से भरा रहे, और राष्ट्र सफल भी होते हैं अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद अपने राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए। लेकिन महमूद गजनवी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों आदि जैसे लुटेरों ने हमारी दौलत पर अधिकार क्यों कर लिया? भाई, हम तो चाहते हैं अपना विकास करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे कमाए हुए धन को जबरन हमसे छीन लेने का भी प्रयास करते रहे, बाहर से आक्रमण करके। उसी तरह जैसे एक लुटेरा किसी घर में डकैती डालकर एक व्यक्ति के धन को लूट लेता है, वही कंडीशन थी बाहर के आक्रमणकारियों की। जैसे लुटेरों ने हमारी दौलत पर अधिकार क्यों कर लिया? हम इन सभी के सामने कमजोर पड़ते गए, अर्थात वो आए और हम लोगों को लूट कर चले गए। ऐसा इसलिए हुआ कि हम दौलत को ही अपनी सुरक्षा मान बैठे थे। मित्रों, आज भी हम लोग वही गलती कर रहे हैं। हम लोग विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के बाद हम लोग जितने पावरफुल होंगे उसकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, और ऐसा इसलिए हुआ था कि हम दौलत को ही अपनी सुरक्षा मान बैठे थे उस समय, आज भी वही कर रहे हैं। वास्तव में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ही नहीं थी, और आज भी हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यह सब्जेक्ट जो है आज भी उपेक्षित है। कम से कम जन जन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है और सुरक्षा क्या है, क्योंकि तभी व्यक्ति अपने आप से अधिक महत्व राष्ट्र को देगा। क्योंकि उसको जब पता ही नहीं होगा कि हम महत्वपूर्ण है तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है, तब तो वो सुरक्षा के बारे में क्या जानेगा, और बल्कि जो है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा की बलि हमेशा चढ़ाता रहेगा। ठीक है, ये मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला है, जब मानव जीवन को विकसित एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए राष्ट्र कितने प्रयास कर रहे हैं? विश्व में सभी निर्माण कार्य मानव जीवन को सुविधापूर्ण बनाए रखने के लिए ही तो किए जा रहे हैं। कपड़े, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, मेडिकल मशीनें, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज, एसी, कूलर आदि जो कुछ भी निर्माण हो रहे हैं, अर्थात वैज्ञानिक निर्माण जो भी हो रहे हैं, सब मनुष्य को ही ध्यान में रखकर उन्हीं को सुरक्षा और रक्षा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने विषय को नज़रअंदाज हम क्यों कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र की प्रत्येक जनता का पहला दायित्व है। अगला पॉइंट हमने जो लिया है वो है, हम इस विषय को में यह तो पढ़ लेते हैं कि सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है, वो भी व्यक्ति से अधिक राष्ट्र का। फिर भी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञान क्यों नहीं है? इसके लिए यह विषय जूनियर से प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। मित्रों, जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है डिग्री कॉलेज में यानी बीए करें, एमए करें तो वे इस चीज़ को जानें, बल्कि हम तो यही कह रहे हैं कि ये एक बच्चे को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, और सुरक्षा के बारे में भान सबको होना चाहिए।
इसीलिए जूनियर से प्रारंभ, क्योंकि जूनियर तक की पढ़ाई तो लगभग सभी करते हैं, जूनियर पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, इंटर पढ़े, जबकि हमारा ये सब्जेक्ट जो शुरू हो रहा है इस समय इंटरमीडिएट से शुरू हो रहा है। हालांकि हर इंटर कॉलेजों में भी नहीं है, डिग्री कॉलेजों में भी नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम अपने एक विषय के द्वारा विश्व को नैतिकता का पाठ तो पढ़ा सकते हैं कि दुनिया वालों, सत्य के नफे में मदहोश, लूट और हराम की दौलत खाने वालों और उनके वंशजों का कभी भला नहीं हो सकता। हमने इसमें यहाँ पर ये दिखाया है कि आज से पहले जिन्होंने भी हराम की दौलत को लूटा, आज उनके बच्चों की, उनकी स्थिति क्या हो रही है। आप देख सकते हैं, भारत को 17 बार तलवार और सख्त के बल पर लूटने वाले महमूद गजनवी और अब्दाली, यहाँ तक कि नादिर शाह को भी हम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि नादिर शाह भी भारत को लूटने आया था। तो ये जो है सब कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। आज की स्थिति क्या है? हराम की दौलत उन्होंने खाया। यहाँ पर खून पसीने या खून तलवार के दम पर कमाए गए धन को उनके वंशजों ने खाया। आज की कंडीशन क्या हो रही है कि आज का अफगानिस्तान तालिबान के हाथों आपस में ही लड़कर नष्ट हो रहा है। विश्व को गुलाम बनाकर लूटने वाला विश्व विजेता रह चुका ब्रिटेन आज अपने ही गुलाम रह चुके अमेरिका के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। तलवार के बल से मात्र अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निरपराधों का रक्त बहाने वाले सिकंदर के राष्ट्र मैसिडोनिया का आज विश्व में नामो निशान खत्म हो गया। इसीलिए स्वयं भी मेहनत से कमाइए मित्रों, और बच्चों को मेहनत का खिलाइए। तो ये सब्जेक्ट हमारा पढ़ने वाले इस बात को समझ सकते हैं। और आज के समय में अगर तुलना किया जाए तो जिन्होंने कभी जो है दूसरों की हत्या करके, दूसरों को नुकसान पहुंचा के, जबरन छीन कर उनके कमाए हुए धन को अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में जिन्होंने इस्तेमाल किया, आज वही स्थिति है कि वे सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। ब्रिटेन को देख लीजिए, लगभग 47 कंट्रीज इसके उपनिवेश थे, यानी 47 कंट्रियों से इसके यहाँ धन आता था, धन लूटा जा रहा था। आज लेकिन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में कंडीशन इसकी क्या हुई? हर तरह से ब्रिटेन कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि अपने उपनिवेशों को भी दबा कर रखने की शक्ति इसकी समाप्त हो गई। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग अपने विद्यार्थियों को यह तो पढ़ाते हैं कि भारतीय राजाओं के पतन, विभिन्न युद्धों में भारतीयों के पराजय एवं विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता का एक कारण यह भी लिखा जाता है कि साधारण जनता द्वारा सुरक्षा मामलों की उपेक्षा की गई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मित्रों आज की साधारण जनता में और पहले की साधारण जनता में बहुत फर्क था। क्योंकि साधारण जनता द्वारा सुरक्षा मामलों की उपेक्षा जो की गई थी, हम इसको आगे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि उस समय की जनता के ऊपर करों का बोझ अधिक था। भाई आज हम लोगों के ऊपर करों का बोझ बिल्कुल उतना ही है जितना हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। भाई दैनिक जीवन में जिन जिन चीज़ों को सरकार से खरीद रहे हैं, दुकानों से खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियों में निर्मित हो रहा है, सब पर सरकार का टैक्स लगा हुआ है, चाहे कपड़े हो, तेल हो, साबुन हो, जिन जिन चीज़ों, मोटर गाड़ियां हों, सब पर टैक्स लगा हुआ है। लेकिन पहले की स्थिति डायरेक्ट जनता पर करों का बोझ थी, ना तो अधिक पैदावार होती थी, ना अधिक जो है सिंचाई और खेतीबाड़ी की सुविधा होती थी, क्योंकि जनता दो ही रूपों में कार्य करती थी, या तो राजा के यहाँ कर्मचारी होते थे, या सैनिक होते थे, या किसान होते थे, या मजदूर होते थे, यही होते थे। और जनता इस लायक नहीं थी उस समय कि बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि वे बेचारे जो खेती कर रहे हैं वो खेती से ही परेशान हैं। अपने राजाओं के द्वारा ही तो उनका जबरन शोषण भी हो रहा था। अब वो जो है क्या करें? लड़ाई के मामले में राजा साहब को ध्यान दें कि राजा साहब सुरक्षा करें कि वे बेचारे खुद तलवार लेकर जाएं। ठीक है, लेकिन आज की जनता पूर्व के मुकाबले सक्षम और पूर्ण स्वतंत्र है। आज तो इस विषय को अनिवार्य करके रक्षा और सुरक्षा संबंधी जानकारी अपनी जनता को हम दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, जैसे कि मिलिट्री साइंस के विद्यार्थियों ने रॉबर्ट मैकनमारा के बारे में पढ़ा होगा, जो अमेरिका के शायद सुरक्षा विशेषज्ञ थे। इनके कथन को भी हम अनदेखी कर रहे हैं कि सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुरक्षा और विकास प्रत्येक राष्ट्र का प्रमुख लक्ष्य होता है। यदि प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो सुरक्षा के बाद ही विकास का नंबर आता है, क्योंकि यदि सुरक्षा के अभाव में हमने विकास कर ही लिया
तो ये हमारे सुरक्षा और विकास दोनों के लिए खतरनाक होगा। यदि महमूद गजनवी भारत को लूटने में सफल हुआ तो इसका कारण क्या था? हमारा विकास तो बहुत अधिक था मित्रों, क्योंकि सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी। विकास तो इतना ज़्यादा था कि दूसरे पड़ोसी राज्यों के विदेशी आक्रांताओं के एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बहुत से विदेशियों ने केवल इसलिए भारत पे आक्रमण किया क्योंकि यहाँ सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे और हमारे धन को लूटने के लिए उन्होंने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी, नादिर शाह अब्दाली, जैसे लगता है कि पहले महमूद गजनवी आया, इसने वहाँ पुस्तकों में लिख दिया इसके लेखकों ने, उसके बाद उसके बाद नादिर शाह आया, फिर अब्दाली आया लूटने के लिए। ये कंडीशन थी। फिलहाल ठीक है, जो कुछ भी हुआ इतिहास की देन थी, लेकिन इतिहास से मित्रों सीख लेना चाहिए। चलिए, तो हाँ, ये कह रहे थे कि हमारा विकास तो बहुत अधिक था लेकिन सुरक्षा हमारी पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए जो है पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में अधिक विकास करना भी खतरनाक होता है। आज भी जो है वही व्यक्ति लूटे जाते हैं जो अमीर होते हैं। भाई, गरीब कभी लूटा जाता है? कभी नहीं लूटा जाता। बल्कि यूँ कहा जाए कि जो लुटेरे होते हैं वे गरीब होते हैं, लेकिन हथियारों के मामले में अमीर होते हैं, तभी एक अमीर व्यक्ति को लूट पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों। जनरलों के गुरु लिटिल हार्ट के कथन को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो। या और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। आज इस परमाणु युग में जहां संपूर्ण विश्व प्रत्येक नागरिक शांति की तलाश कर रहा है, वहीं हम अपनी जनता को इस विषय से महरूम रख रहे हैं। अर्थात शांति का ज्ञान, रक्षा और सुरक्षा का ज्ञान हमारी जनता को होना चाहिए। आगे हम देख सकते हैं, आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन जैसे राष्ट्रों ने हमें एहसास करा दिया कि विकास से अधिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। भाई, पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद मात्र 1-1.5 महीने बाद उसने आक्रमण कर दिया था भारत पे। चीन 45 लगभग 10-15 साल बाद 62 में किया था। तो वही है, यदि ये कहा जाए कि सुरक्षा और विकास साथ चलने वाली प्रक्रिया है तो यही सही है। चीनी आक्रमण को भारत के लिए वरदान कहा जाता है। इसलिए वरदान कहा जाता है मित्रों कि उस समय भारत ने सिर्फ विकास को ही महत्व दिया था, जैसे पूर्व की तरह। भाई, इसका विचार नेहरू जी के हमारे विचार था कि हथियारों पर खर्च किया हुआ व्यय किसी मतलब का नहीं है। जो कुछ भी खर्च किया जाए केवल विकास पर किया जाए। इसलिए हमारा रक्षा बजट, चूंकि पाकिस्तान ने आक्रमण किया था इसलिए रक्षा बजट हमारा तो साथ में चल ही रहा था, लेकिन कम था पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए। और वही 1962 में जब चाइना ने आक्रमण किया तो हमारा रक्षा बजट जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया। ठीक है, चीनी आक्रमण को भारत के लिए वरदान कहा जाता है। लगभग 2350 वर्ष पूर्व, यूँ मानकर चलिए ईसा पूर्व 326 उसी के आसपास जो है चाणक्य भी थे, आचार्य चाणक्य। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पड़ोसी राज्य का मित्र नहीं हो सकता। यदि पड़ोसी विस्तारवादी हो, चाइना जैसे, तो शत्रुता होने की संभावना बढ़ जाती है। यह बात आज ना तो हमारे राजनेताओं को पता है और ना ही नीति निर्माताओं को, क्योंकि उन्होंने रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय का अध्ययन नहीं किया है। मित्रों, यही कंडीशन थी उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की, क्योंकि उन्होंने शायद अगर अर्थशास्त्र पढ़ा होता तो संभवतः उनको इस बात का ज्ञान होता कि पड़ोसियों का मित्र नहीं हो सकता, खास करके विस्तारवादी है तो, वो भी पाकिस्तान जैसा पड़ोसी, वो भी बगल में कश्मीर जैसे स्वर्ग पे अधिकार करने के लिए जब वो 4 लड़ाइयाँ लड़ चुका है। अब बगल में हमारा जो है और कुछ हिस्से पे कब्जा भी कर लिया है धरती के स्वर्ग पे। चाइना भी कब्जा कर बैठा है, पाकिस्तान भी। चाइना को ले लीजिए तो हर जितने भी पड़ोसी उसके हैं 14-15 जो है, सबसे उसने जो है सीमा विवाद ही पाल के बैठा है। तो मित्रों, ये भी जरूरी है कि इस चीज का ज्ञान हमारे राजनेताओं को भी होना चाहिए। ये विषय जब तक अनिवार्य नहीं होगा मित्रों, ये सत्य है कि हर क्षेत्र में जाने वाला हमारा एक सरकारी कर्मचारी हो, चाहे राष्ट्र का निर्माता, किसी को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी।
इसलिए इस विषय को अनिवार्य तो कर ही देना चाहिए। हमारा ये विषय अगला जो हमने वो लिया है, हमारा यह विषय हर क्षेत्र के व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास कराने में सक्षम है, चाहे वह राजनेता हो, सेना अध्यक्ष हो, किसान हो, मजदूर हो, साधारण कर्मचारी हो, बालक, महिलाएं आदि जो भी हैं। इस विषय में पढ़ाने जाने वाले ज्ञान निम्न ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात बालक, बालिका, पुरुष, महिलाएं सबको हमारे सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमने कहा, बताया भी कि आज के युद्धों में किसी का महत्व कम नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जन सेना की स्थापना की थी, सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत की स्थापना की थी, जिसने जो है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को उनकी जो है क्षमता याद दिलाई थी कि आप लोग कोई भी बेकार नहीं है, युद्ध में सबका योगदान आवश्यक होता है। यहाँ तक कि सबका कार्यों का बंटवारा भी उन्होंने कर दिया था। ठीक है मित्रों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए फिलहाल इसके बाद जो है पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, फिर अगला वीडियो हम जल्दी ही लोड करेंगे।